हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल और लॉरेंज गेज की कंडीशंस भी पढ़ेंगे। लॉरेंज गेज क्या काम करती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी कंपटीशंस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। तो मैक्सवेल इक्वेशंस को हम कैसे लेके आए और चारों मैक्सवेल इक्वेशंस में लिखता हूँ पहले फिर से, और फिर उसके बाद डिस्कशन इस पर जारी रखते हैं। ये पहली इक्वेशंस की डिफरेंशियल फॉर्म है डाइवर्जेंस टी इजकल टू रो, दूसरी है हमारी डाइवर्जेंस बी इजकल टू 0, थर्ड इक्वेशंस है कर्ल ई इजकल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और लास्ट हमारी इक्वेशंस है कर्ल एच बराबर जे प्लस डेल टी अपॉन डेल टी, या इसे हम लिख सकते हैं जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। दीज आर द फोर मैक्सवेल रिलेशंस: डाइवर्जेंस टी इजकल टू रो, डाइवर्जेंस बी इजकल टू 0, कर्ल ई इजकल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और लास्ट वन है कर्ल एच बराबर जे प्लस डेल टी अपॉन डेल टी। यहाँ सबके सिंबल पता होने चाहिए, कौन सी टर्म किसको नोट करती है। डी है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, रो यहाँ पे फ्री चार्ज को, फ्री चार्ज डेंसिटी, बी है मैग्नेटिक फील्ड को, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जे यहाँ पे कंडक्शन करंट, और ये जे डी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होती है। ये भी हमारी कंडक्शन करंट डेंसिटी और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। फिजिक्स में एक चीज सदा याद रखो, जब भी कोई एक्सप्रेशंस आप पढ़ रहे हैं तो हर एक्सप्रेशंस में हर टर्म की बात पता होनी चाहिए कि ये टर्म किस चीज को नोट करती है। पहले मैथ्स में जाओ, फिर मैथ के बाद में फिजिक्स सोचो कि ये हमसे क्या बताना चाहता है। अगर हम इन चार इक्वेशनों को दो इक्वेशनों में ले आए, चार इक्वेशनों को किस में ले आए, टू इक्वेशंस में, तो ये हमारा किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाता है, वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल की टर्म से हम ऐसा कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं इस चीज को देखें कि डाइवर्जेंस बी जो हमारा 0 है, मैं साथ साथ ये भी बता दूं ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, कर्ल भी वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। जो तीर लगा होता है ऊपर, ये सब क्वांटिटियां कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में सदा ये भी पता रखें कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो मैग्नीट्यूड भी रखती हैं, डायरेक्शन डिपेंडेंट भी होती हैं, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करती हैं। ऐसी क्वांटिटियों को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ डाइवर्जेंस बी बराबर 0 हमें इंश्योर करता है कि इस बी को एक क्वांटिटी के को लिखा जा सकता है कर्ल ए, जहां बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ए हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है। इस रिजल्ट को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर हमसे कहा जाए डाइवर्जेंस बी बराबर 0 और बी बराबर कर्ल ए में क्या रिलेशन है, तो डाइवर्जेंस बी बराबर 0 खुद ही इससे जनरेट हुआ, बी बराबर कर्ल ए से जनरेट हो रहा है। क्यों कि जैसे इसका डाइवर्जेंस इधर लेंगे तो डाइवर्जेंस बी 0 हो जाएगा, तो इधर डाइवर्जेंस कर्ल ए 0 हो जाएगा। इसका मतलब डाइवर्जेंस बी बराबर 0 में क्या हिडन है, बी बराबर कर्ल ए, ये अपने आप में हिडन है। उसके अलावा अगर हम इस रिजल्ट को यहां पुट कर देते हैं तो ये हमारा रिजल्ट आता है कर्ल ई इजकल टू माइनस डेल ओवर डेल टी, और बी को हम क्या लिखते हैं बच्चों, कर्ल ए। इसमें रख दें तो ये इक्वेशंस हमारी क्या बन के आ गई, कर्ल ई कर्ल इंटू ई प्लस डेल ए अपॉन डेल टी इजकल टू 0। क्या किया, इस टर्म को भी इधर ले आए, कर्ल कॉमन निकाल दें, कर्ल क्रॉस, तो ई प्लस डेल ए अपॉन डेल टी 0 हो जाएगा। तो यहां हम इस पूरी टर्म को, दिस टर्म, ये हमारी कैसी टर्म हो जाएगी, कर्ल जिस भी क्वांटिटी का 0 होता है उस क्वांटिटी को कहते हैं इर्रोटेशनल फील्ड। कर्ल क्योंकि रोटेशन बताता है, और कर्ल 0 आ गया
तो इसका मतलब वो कि क्वांटिटी कैसी होगी, इरोटेशनल। तो यहाँ पे E प्लस डेल ए अपॉन डेल टी कैसा हो जाएगा, इरोटेशनल। तो E प्लस डेल ए अपॉन डेल टी को हम क्या लिख देते हैं, माइनस ग्रेडियंट फाई। फाई हमारा क्या कहलाता है, स्केलर पोटेंशियल। ये हमारा रिजल्ट क्या बन गया, E बराबर माइनस ग्रेडियंट फाई माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। तो B बराबर कर ले और E बराबर माइनस ग्रेडियंट फाई ए माइनस डेल अपॉन डेल टी। इस पे यहाँ पे वेक्टर लगा दें, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारी इनसे, इन दोनों रिलेशनों से हमें क्या फायदा हुआ कि अगर हमें स्केलर पोटेंशियल ज्ञात है तो ये क्वांटिटी ज्ञात हो जाएगी, और A ज्ञात है तो ये भी पूरा ज्ञात होगा। तो अगर हमें फाई और A ज्ञात हो जाए तो E और B कैलकुलेट हो जाएंगे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दीज टू, कि अगर हमें स्केलर पोटेंशियल ज्ञात है फाई और हमें A ज्ञात है, A वेक्टर पोटेंशियल, तो वी कैन कैलकुलेट द E एंड B। यहां से E पता चल जाएगा इस रिलेशन से, और A से हमें B पता चल जाएगा। तो B बराबर कर ले, किस इक्वेशन से ड्राइव होती है, डाइवर्जेंस B बराबर 0 से। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। आप मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं किया जा सकता। मैग्नेट के अंदर चार्ज में हम सेपरेट कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए, एक रिजल्ट और एक रिजल्ट। अगर आप मुझसे पूछें कि इन दो रिजल्टों के लाने में कौन कौन सी मैक्सवेल इक्वेशंस यूज हो चुकी हैं, तो मैं कहूँगा दो इक्वेशंस यूज हो चुकी हैं। ये यूज हुई तो हमें ये रिजल्ट मिला, और जब हम ये यूज की तो हमें ये रिजल्ट मिला। तो इसमें दो मैक्सवेल इक्वेशन हिडन है। जैसा आपसे कहेगा B बराबर कर ले, एक रिजल्ट है A में और B में रिलेशन दे रहा है, बताएं कि ये कौन सी इक्वेशन का यूज है, कौन सी इक्वेशन इसमें हिडन है। तो आप इन चारों में से ये आंसर बात करेंगे। आपसे कहता है कि E की वैल्यू माइनस ग्रेडियंट फाई माइनस डेल ए अपॉन डेल टी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताएं इसमें कौन कौन से रिजल्ट छिपे हुए हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, कौन कौन सी, इसमें इस रिजल्ट में ये भी यूज हो चुकी है और ये भी यूज हो चुकी है। वो क्यों, क्योंकि जब हमने कर्ल E प्लस डेल ए अपॉन डेल टी किया, जब यहाँ पे कर्ल E बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी यूज किया, तो B बराबर कर्ल यूज किया है यहाँ, और B बराबर कर्ल मिला हमें इस इक्वेशन से, तो ये इक्वेशन तो यहाँ यूज हो गई। और जब हमने E प्लस डेल ए अपॉन डेल टी को माइनस ग्रेडियंट फाई के बराबर किया है, फिर तो हम इस इक्वेशन का यूज कर ही रहे हैं। तो इस रिजल्ट में ये दोनों इक्वेशन ऑलरेडी यूज हैं, और B बराबर कर्ल में ये इक्वेशन ऑलरेडी यूज है। अभी दो इक्वेशंस ऐसी हैं मैक्सवेल इक्वेशंस में से जो अभी यूज नहीं हुई हैं। अगर हम उन्हें भी यूज कर लें दोनों को, तो कुछ हमारे लिए महत्वपूर्ण रिजल्ट ड्रॉ हो गए, उनको अब यूज करना सीखते हैं। तो हम इस पर चलते हैं, पहले लिखें फिर से, कर्ल H इजकल टू J प्लस डेल टी अपॉन डेल टी। इधर का भी कर्ल ले लें, कर्ल ले लें दोनों तरफ का, तो कर्ल इंटू कर्ल H बराबर कर्ल J प्लस, बल्कि ऐसा ना करें और आसान तरीका अपनाएं, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लें इसे। यहाँ से म्यू की इसमें मल्टीप्लाई कर लें पूरी इक्वेशन में, और ये हमारा बन जाएगा कर्ल B, ये हो जाएगा म्यू J प्लस म्यू डेल ओवर डेल टी, और D को लिखते हैं एप्सिलॉन E। यहां पर मैंने क्या यूज किया है, जो भी कुछ यूज करते रहे उसे लिखते रहे आगे। B बराबर हम जानते हैं म्यू H होता है, D इजकल टू एप्सिलॉन E होता है। ये हमारे पास दो रिजल्ट पहले से ही नोन है। और कुछ हमने यूज किया नहीं, दो ही रिजल्ट यूज किए हैं। D बराबर एप्सिलॉन E, D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, E इलेक्ट्रिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड है,
म्यू परमिएबिलिटी है और एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। हर टर्म का मतलब पता होना चाहिए किसी भी रिजल्ट में। तो यहां पे लिख दें कर्ल, और बी की जगह पे ले लें कर्ल ले इक्वल टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेली अपॉन डेल टी। बी की जगह कर्ल ले यूज कर लिया, बी बराबर कर्ल ले। अब हम जानते हैं इस पूरे का मतलब क्या है, इसका मतलब है कर्ल इंटू कर्ल ले, और कर्ल ले क्या होता है वेक्टर कैलकुलस में, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए माइनस डेल स्क्वायर ए बराबर म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेली अपॉन डेल टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ई की वैल्यू पुट कर दें, कहां से, इस रिजल्ट से। ई कितना है बच्चों हमारा, माइनस ग्रेडियंट फाइव माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं व्हाट इज द आवर टारगेट, हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है कि रिजल्ट में पूरे इक्वेशन को ए और फाइव की टर्म्स में लाएं, क्योंकि यहां पर क्या लिखा गया है, ऑलरेडी लिख दिया गया है कि मैक्सवेल इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल। तो हमारी पूरी इक्वेशन सब यहां पे देखें, या तो ये ए में बची रह गई है या फाइव में बची रह गई है, और बताओ और कुछ आ ही नहीं रहा होगा। उसके अलावा यहां से बी भी गायब हो चुका है, ई भी गायब हो चुका है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, इसे हम पूरे रिजल्ट को ऐसे लिखा जा सकता है, डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल टी। क्या किया मैंने, इस टर्म को, इस वाली टर्म को यहां ले लिया, जो इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई करके आ रहा है उस टर्म को यहां ले लिया, और बाकी जो टर्म बची रह गई उसको लिखें, प्लस डेल ओवर डेल टी डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाइव अपॉन डेल टी। यहां देखें हमें क्या लेना पड़ेगा, बराबर माइनस म्यू जे। देखो यहां देखें, यहां क्या टर्म लेनी पड़ेगी, क्या कोई हमारे पास टर्म बन रही है इस तरीका की, नहीं बन रही, ये बन रही होगी। देखो अब देखो ये बनी है या नहीं बनी, देखो ये बनी या नहीं बनी। डेल स्क्वायर ए दिस वन है आ गया, माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर, दिस और दिस की मल्टीप्लाई यहां आ गई, माइनस ग्रेडियंट कॉमन लिया, डाइवर्जेंस ए और ग्रेडियंट और कहां था हमारा, यहां था, ये वाली टर्म म्यू एप्सिलॉन डेल फाइव अपॉन डेल टी इधर जाके ये प्लस की हो गई और ये बन गया। देखो यहां पे माइनस प्लस देख लो, चेक कर लो, एक बार देख लो इक्वेशन में कोई कमी है तो। पहले ऐसे मान के चलो ना कि इस पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, पूरी को कर दो ना माइनस से, और फिर देखो इसको अरेंज करके ऐसा बना या नहीं बना। क्यों जी, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस टर्म ये बन जाएगी, और ये टर्म जो ये माइनस वाली बन रही थी ये प्लस बनेगी, इधर लाओगे तो फिर से ये माइनस बन जाएगी, और ये यहां पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए में माइनस ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए बन गया, और माइनस ग्रेडियंट दिस टर्म जब इस टर्म को इधर ले जाओगे माइनस से मल्टीप्लाई करके तो ये माइनस में दे देगा, बराबर माइनस म्यू जे। बिल्कुल सही आ रही है इक्वेशन। देखो सभी की इक्वेशंस बनी या नहीं बनी।
इस इक्वेशन को ढूंढ रहा था मैं अभी तक। डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस ग्रेडियंट ब्रैकेट में डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाइव अपॉन डेल टी इजकल टू माइनस म्यू जे। अब ये पूरा रिजल्ट हमारा किस किस टर्म में है? ए, फाई और जे। ए फाई जे के टर्म्स में आ गया रिजल्ट। अब अगला शुरू करो। इसमें अभी कौन कौन सी इक्वेशन यूज हो चुकी? ये भी यूज हो गई। अब ये यूज करनी बची है ये वाली। तो ये इससे क्या लिखे हम? डाइवर्जेंस ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन। ऐसा क्यों लिख पाया मैं? ऐसा इसलिए लिख पाया क्योंकि डी बराबर एप्सिलॉन ई होता है। एप्सिलॉन को नीचे डिवीजन में लिख दिया, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहलाएगी। तो इसको लिखते हैं डाइवर्जेंस ई की जगह पे क्या रख दें? माइनस ग्रेडियंट फाई माइनस डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। हाँ जी, कुछ और आ रहा है? इस पूरी इक्वेशन को म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, यही तो इसमें ऐड कर दें। एडिंग दिस टर्म एंड सब्ट्रैक्टिंग आल्सो। ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें इसी टर्म को। क्या बन गया? म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस कर दो है प्लस डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई माइनस से मल्टीप्लाई की है पूरी इक्वेशन प्लस डाइवर्जेंस डेल ए अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। हाँ जी, इसी फॉर्म में बनानी है ये इक्वेशन। क्या बनानी है? डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस माइनस की जगह यहां प्लस आएगा प्लस डेल ओवर डेल टी डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई ओवर डेल टी इजकल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। देखें ये इक्वेशन बनी या नहीं बनी इस टर्म से। देखें, जब डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई करोगे तो इसको डेल स्क्वायर फाई लिख देंगे। इस वाली टर्म को यहां ले आओ, दिस वन ये आ गई टर्म। इस टर्म को ये लिख दो डेल ओवर डेल टी डाइवर्जेंस है। इस डेल ओवर डेल टी को पहले ले आओ, डाइवर्जेंस को पीछे ले जाओ, दिस वन। और ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म वो यहां से आ जाएगी डेल ओवर डेल टी म्यू एप्सिलॉन डेल फाइव ओवर डेल टी से ये टर्म आ गई बराबर माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। देखो सबका रिजल्ट बना नहीं बना ये। इसको इक्वेशन ए कह दो और इसको इक्वेशन बी कह दो। और इन इक्वेशनों को क्या कहते हैं? इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इज नोन टू बी क्या कहलाती हैं? मैक्सवेल इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ ए एंड फाई।
और अगर आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हो तो ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन यूज हो चुकी हैं अब इसमें। देखो B बराबर कर्ल में ये इक्वेशन यूज हो चुकी थी, E बराबर माइनस ग्रेडियंट फाई माइनस डेल अपॉन डेल टी में ये दोनों इक्वेशन यूज हो चुकी थी। इस वाली इक्वेशन से ये रिजल्ट आया था और इस वाली इक्वेशन से ये रिजल्ट आया है। तो चारों मैक्सवेल इक्वेशन दो रिलेशनों में आ गई, इसमें और इसमें। तो चार इक्वेशनों को दो इक्वेशनों में रिड्यूस कर दिया हमने। देखें कोई स्टेप अगर किसी की समझ नहीं आया हो कैसे लेना था, एक बार पूरा डिस्क्रिप्शन समझ लें, कोई दिक्कत है तो पूछें। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका था पहले ही लेक्चरों में, ये पहले ऑलरेडी समझा चुका था। इस रिजल्ट में मैंने कुछ नहीं किया था, केवल और केवल क्या किया है, पूरे इक्वेशन को म्यू से पहले मल्टीप्लाई किया है, फिर म्यू एच को बी लिख दिया है, म्यू जे एस सच, म्यू डेल ओवर डेल टी को एप्सिलॉन ई लिख दिया है, बी को फिर कर्ल ले लिया है, कर्ल ए को फिर ग्रेडियंट कर्ल ए को लिख दिया ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए माइनस डेल स्क्वायर ए, बाकी ये टर्म एस सच लिख दी है, ये दिस सच म्यू एप्सिलॉन डेल ओवर डेल टी, ई की जगह माइनस ग्रेडियंट फाइव माइनस डेल अपॉन डेल टी किया है, टर्मों को एडजस्ट किया, ये इक्वेशंस बन गई। इस इक्वेशंस में पूरी इक्वेशन को पहली को यूज किया है डाइवर्जेंस डी बराबर रो, उसके बाद क्या किया डी को एप्सिलॉन ई, तो डाइवर्जेंस ई की वैल्यू रो अपॉन एप्सिलॉन ले ली है, ई की वैल्यू रख दी माइनस ग्रेडियंट फाइव माइनस डेल अपॉन डेल टी, उसके बाद दो टर्मों को ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वल को कर दिया है, म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल टी स्क्वायर को ऐड किया है, उसी को सब्ट्रैक्ट किया है और उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आ गई है। ये दोनों इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, ये मैक्सवेल इक्वेशंस कहलाती हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड फाई। याद करने का तरीका मैं आपको बताए दे रहा हूं, ये तो डीएलएम्बर्टन ऑपरेटर है दिस वन, ये भी डीएलएम्बर्टन ऑपरेटर है, ये ए के लिए है, ये फाई के लिए है, ये डीएलएम्बर्टन ऑपरेटर आ गए। यहाँ माइनस ग्रेडियंट, यहाँ प्लस डेल अपॉन डेल टी लिया है। याद करने के लिए सदा याद रखें कि जब टाइम वाला फैक्टर आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि टाइम माइनस में नहीं जाता, ये सोच के याद कर लें। और यहाँ माइनस ग्रेडियंट आएगा, ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन रहेगी, यहाँ माइनस म्यू जे रहेगा और यहाँ माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन होगा। थोड़ा सा याद करने के लिए अगर हमें आसान समझना है तो ये समझना है कि जे है करंट का लिंक होता है बी से और बी का लिंक होता है ए से, तो ए की टर्म्स में जे आएगा। यहाँ रो का लिंक होता है वी से और वी से आता है ई, और ई से ई है फाई से लिंक, तो ये फाई में होगा। इसको ये स्केलर पोटेंशियल की टर्म में इक्वेशन है, ये वेक्टर पोटेंशियल की टर्म्स में इक्वेशन है। वेक्टर पोटेंशियल में माइनस म्यू जे आता है, इसमें रो अपॉन एप्सिलॉन आता है, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी याद रखने में, क्योंकि ये कई बार सीधी पेपर में भी पूछी जा सकती हैं। ऐसे ही चार इक्वेशन लिख देगा, कहेगा बताइए इनमें से कौन सी ट्रुथ है। अब हम चलते हैं लॉरेंज गेज कंडीशंस पे। लॉरेंज गेज कंडीशन क्या होती है, तो अगर हम डाइवर्जेंस की जो वैल्यू है, जो हमारे पास में ब्रैकेट में टर्म्स है, उस टर्म को अगर हम जीरो कर दें, अगर हम ब्रैकेट की टर्म्स को क्या करें, जीरो कर दें, ईएमटी और क्वांटम मैकेनिक्स में मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, और आज की डेट में तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज उभर के आई है वो है कि मैथमेटिक्स बहुत साउंड होना चाहिए। अगर आपका मैथ बहुत साउंड है तो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक है। तो लॉरेंज गेज कंडीशंस कहलाती है। लॉरेंज गेज कंडीशंस को हम कैसे लेते हैं, अभी अगर इन रिलेशनों को आप देख रहे हो तो ए और फाई यहां भी हैं, ए और फाई यहां भी हैं, लेकिन अगर इन टर्मों को हम इस टर्म को जीरो कर दें, किस टर्म को, डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी अगर जीरो है,
तो ये देखें ये दोनों इक्वेशंस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। पहली वाली इक्वेशंस कन्वर्ट हो जाएगी, इस कंडीशंस को लॉरेंज गेज कंडीशन कहते हैं। इसको काफी पूछी जाती है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछी जाती है। दिस कंडीशंस इज सेड टू बी लॉरेंज गेज कंडीशंस। डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमारी इक्वेशंस कैसे कन्वर्ट हो गई, तो ये आगे इक्वेशंस डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर माइनस म्यू जे। इसको हम डीलम्बर्टन ऑपरेटर कहते हैं। ये आगे डेल स्क्वायर ए, 3 की जगह पर 4 लगा देते हैं, ए बराबर माइनस म्यू जे, जहां इसको डीलम्बर्टन ऑपरेटर कहा जाता है और इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर। देखें जैसे ये टर्म 0 की लॉरेंज गेज कंडीशन लगा के, तो ये टर्म बराबर दिस वन बन गई। जब हम इसको 0 कर देंगे तो ये टर्म इसके बराबर हो जाएगी। सिमिलरली डेल स्क्वायर फाई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। इसको लिख पाएंगे डीलम्बर्टन ऑपरेटर दिस इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। एक इक्वेशन से ये बन गई और एक इक्वेशन से ये बन गई। अब यहां पे हमारे साथ क्या हुआ कि अब ये प्रॉब्लम्स 3D ना होकर 4D हो गई। अगर हम 3D में जाएं और 3D में पूछें कि हमारे पास इनके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट क्या आते हैं, तो इससे पहले लेक्चर में मैं दिखा रहा था कि डेल स्क्वायर ए की वैल्यू हमारी होती है माइनस म्यू जे, और ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि डेल स्क्वायर फाई की जो वैल्यू है होती है माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ जे फंक्शन होता है एक्स वाई जेड का और यहाँ रो फंक्शन होता है एक्स वाई जेड का, पोजीशन का फंक्शन, टाइम का नहीं होता। तो पहले हमारे रिजल्ट ये थे, ये किस में लागू हैं 3D, ये किस में लागू हैं 4D। तो हम कहां से कहां पहुंचे, 3D से 4D में पहुंच गए। यहां पे कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट एज वेल एज टाइम कोऑर्डिनेट। यहां जो कंसेप्ट लगेगा वो किस किस का लगेगा, यहां कंसेप्ट अप्लाई होगा पोजीशन और टाइम का, क्योंकि इस डीलम्बर्टन ऑपरेटर में जो ये ऑपरेटर है ये तो पोजीशन ऑपरेटर है और इसमें टाइम को ऑपरेटर टाइम कोऑर्डिनेट भी है, तो पोजीशन और टाइम दोनों कवर होंगे। जब हम इनके सॉल्यूशन लिखते हैं, ए का सॉल्यूशन लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और जे डी टो अपॉन आर, और फाई का सॉल्यूशन लिखते हैं हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी टो अपॉन आर। यहां जे फंक्शन किसका है, पोजीशन का, और रो फंक्शन भी यहां पर किसका है, पोजीशन का। अब फायदा क्या हुआ कि लॉरेंज गेज लगाते ही ए और फाई अलग अलग सेपरेट हो गए। ए अलग से बन गया जे के साथ लिंक, और फाई रो के साथ लिंक हो गया। ए और फाई में आपस में कोई लिंक नहीं रहा इस कंडीशन के बाद। तो लॉरेंज गेज क्या करती है, लॉरेंज गेज चीजों को सिंप्लीफाई करती है, और दूसरा क्या करती है, सबसे ज्यादा ए और फाई को इंडिपेंडेंट कर देती है। ए के रिलेशंस अलग और फाई के अलग, और ए और फाई को इक्वल फुटिंग पे रखती है। ए के साथ जे लिंक्ड है या फाई के साथ रो लिंक है। वेक्टर पोटेंशियल चार्ज से जनरेट होता है और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल करंट से पैदा होता है। इनके मतलब होते हैं फिजिकल मीनिंग।
ऐसा नहीं है कि सीधा मैथ है, मैथ के साथ फिजिक्स भी लिंक है। ये करंट के साथ जे लिंक हुआ और करंट के साथ बी लिंक हुआ, बी के साथ ए लिंक है। तो यहां क्या हुआ, आई के साथ बी लिंक होता है, बी के साथ ए लिंक होता है और आई के साथ जे लिंक होता है। तो जे में और ए के बीच रिलेशन आ गया ये, और 3 डायमेंशन में ना करके किस में आ गया, 4 डायमेंशन में। दूसरी चीज क्या हुई, ये जो रिलेशंस है वो किस में मिल गया हमें, वो रिलेशंस मिल गया हमें फाई में और रो में। तो हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि जब हमें चार्ज पता होता है तो चार्ज डेंसिटी पता होती है, चार्ज पता होता तो वेक्टर पोटेंशियल पता होता है, स्केलर पोटेंशियल ज्ञात होता है, सॉरी फाई। तो यहां पे अगर हम इनके सॉल्यूशंस बताएंगे तो इनके सॉल्यूशंस इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें मिलेंगे वो मिलेंगे A इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई J विच इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन और रिटार्डेड टाइम TR डी टो अपॉन R। और फाई का रिलेशन कैसे बन जाएगा, सिमिलरली फाई यहां से लिंक हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रो विच इज द फंक्शन ऑफ XYZ और TR डी टो बाई R। और TR हमारा क्या कहलाता है यहां, रिटार्डेड टाइम T माइनस R अपॉन C। रिटार्डेड टाइम समझे, रिटार्डेड टाइम कंसेप्ट को मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा बताने की, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि अगर हमारे पास यहां चार्ज है Q और हम यहां पे फाई कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर फाई हमें यहां टाइम टी पे पता चल रहा है तो वो जो वेक्टर पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो यहां T माइनस R अपॉन C पहले जनरेट हो गया है। कोई भी सिग्नल, कोई भी फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा तेज नहीं चल सकता। तो अगर यहां पे एक तरीका से हम ऐसे लेकर चल सकते हैं कि कोई इवेंट अगर यहां हो रही है और ऑब्जर्व यहां कर रहे हैं, तो यहां पे जो इवेंट हो रही है अगर यहां पे पता चल रहा है तो जो इवेंट यहां पे पता चल रही है वो उससे पहले हो चुकी है। अगर ये टाइम टी पे यहां पता चल रही है तो T माइनस R बाई C पे पहले हो चुकी है वो इवेंट। वैसे भी पूरी जिंदगी में हम कोई भी चीज उसी समय पे पता नहीं कर सकते जिस समय पे वो इवेंट हो रही है, अगर आप समझना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बोल भी रहा हूं तो आप इस गलत फहमी में ना रहे कि जब मैं बोल रहा हूं आपको तुरंत पता चल रहा है। इट टेक्स ए फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड आपको पता चलने में जो मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो जो साउंड के माध्यम के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर मैं प्रेशर इंपोज करता हूं, वो प्रेशर होकर कंप्रेशन रेयरफैक्शन बनाते हुए उनका सब वेव का सुपरपोजिशन तुम्हारे कान तक पहुंचता है। उन सुपरपोजिशनों को कान के पर्दे से वो चीजें ब्रेन को जाती हैं, ब्रेन फिर उन्हें पता करने की कोशिश करता है तुम्हारा क्या क्या बोला गया है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और वो थोड़ा सा समय लेती है। इसीलिए जब कमेंट्री होती है मैचों की, टीवी की कमेंट्री में और रेडियो की कमेंट्री में कई बार गैप दिखाई देता है। कई बार हम देख रहे होते हैं कि जब बिजली गिरती है कहीं तो जिस समय पे वहां पे ऊपर लाइट जलती है उसके बाद और जब हम तक साउंड की आवाज आती है उसमें समय लगता है। तो जो इवेंट जिस समय पे होती है उसी समय पे जो आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो डिलीवर नहीं होती, बल्कि उनमें समय लगता है। तो किसी समय पर अगर हमें पता चल रहा है तो घटना उससे पहले हो चुकी है। उन दोनों के बीच का जो टाइम है वो रिटार्डेड टाइम कहलाता है। टाइम 2 तरीका के होते हैं, एक एडवांस टाइम, एक होता है रिटार्ड टाइम। उसका मतलब समझो, यहां पे अगर वो टाइम टी पे कोई यहां पे सोर्स बैठा है तो उसे टाइम टी पे पता चल रही है, लेकिन वो T माइनस R बाई C पे हुई है। अब ये रिलेटिव चलेगा, यहां वाला कहेगा क्या कि मुझे तुमसे पहले पता है, और इसे बाद में पता चलेगी क्योंकि सिग्नल को वाइब्रेट करने में इंफॉर्मेशन को समय लगा है। तो उससे क्या होता है, एक एडवांस टाइम होता है, एक रिटार्डेड टाइम होता है। तो यहां पे जो चार्ज होते हैं, या हमारे पास में चार्ज डेंसिटी होती है या हमारे पास में करंट डेंसिटी होती है, वो कहीं और होती हैं और उनके कारण जो फील्ड पैदा होता है वो कहीं और पैदा हो रहा होता है।
तो हम उन दोनों में जहाँ से वो फील्ड प्रोपोगेट हो रहा है स्पेस में तो उनमें दोनों में एक गैप होगा टाइम का। तो इस यहाँ के लिए जो टाइम है, इसके लिए ये वाला, इसके मुकाबले ये टाइम, ये वाला एडवांस टाइम हो जाएगा। और यहाँ जो इवेंट यहाँ पर हमें टाइम टी पर पता चल रही है वो टाइम टी का प्रतिफल नहीं है, बल्कि वो पहले ही इवेंट हो चुकी है टी माइनस आर बाई सी, और सिग्नल को आर बाई सी समय यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा। तो अगर इन दोनों समय को जोड़ देंगे तो टाइम टी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सिग्नल वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा से नहीं प्रोपोगेट हो सकता। मैक्सिमम हमें सबको पता है कि प्रोपोगेशन जो लाइट हो सकती है मैक्सिमम दुनिया में उसी हो सकती है। तो इवेंट किसी समय पर हो और उसी समय पर वो इवेंट पता चल जाए पूरी दुनिया को, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब मैच भी हो रहे होते हैं तो ये चीज बहुत निर्भर कर रही होती है कि उसी इंस्टेंट के ऊपर लाइव नहीं हो सकते जिस इंस्टेंट पर मैच हो रहा है, क्योंकि वो एक प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी। क्या होगा, पहले फोटो खींचेंगे, फोटो खींच के उनका बेसिकली मॉड्यूलेशन होगा कैरियर वेव पे, कैरियर वेव मॉड्यूलेटेड होकर कहीं पहुंचाई जाएगी दूसरी जगह पे, फिर वो वहाँ पे डीमॉड्यूलेटेड की जाएगी, फिर वो अलग अलग सेपरेट की जाएगी और सिग्नल को प्रोपगेट करने में समय लगेगा। तो हम कैसे लाइव देख सकते हैं? तो कोई भी इवेंट को हम लाइवली नहीं देख सकते। ये कंसेप्ट हमारा क्या है, रिटार्डेड टाइम कंसेप्ट कहलाता है। कभी और डिटेल डिस्कशन दूंगा, थोड़ा सा ही मैंने आइडिया देने की कोशिश की है। तो इसमें मैं आपको पढ़ा रहा था लॉरेंज गेज, वेक्टर अरेंज स्केलर पोटेंशियल्स, ए और फाई के सॉल्यूशंस, डीएलएम्बर्ट एंड ऑपरेटर्स में इक्वेशंस और लॉरेंज गेज कंडीशंस, ये सब चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है 3G से 4G में कैसे जाते हैं, ये 3G थी, ये 4G में आ गई। ये पोजीशन, ये 3 कोऑर्डिनेट 4 कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्लेस हुए, उनके बीच में क्या लिंक है, ये सब चीज़ें इसमें मैं डिस्कस कर रहा था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर मैं कहूँगा इसे कंसेप्ट के लिहाज से। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।